जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात उन तमाम स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस हु हैव क्वालिफाइड द रिटन पार्ट ऑफ द पीएमएस। यहाँ से स्टार्ट होती है एक न्यू जर्नी जो कि है इंटरव्यू की जर्नी। सो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द रिटन पार्ट, उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि गेम अभी अच्छी खासी बाकी है, क्योंकि हमें जो स्टैट्स बताते हैं वो ये है कि 538 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, सीट्स 50 हैं। इट मीन्स 1:10 की रेशो हमारे पास बन रही है कि एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स compete कर रहे होंगे, विच मीन्स कि इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिफरेंस मेकर। इंटरव्यू कैन बी अ बिग डिफरेंस मेकर एंड आई हैव सीन दोज केसेस। जब आपका रिजल्ट आएगा तो मोस्टली जितने भी ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक विंडो में फॉल कर रहे होते हैं, 5-6 नंबरों का या बड़ी हद 10 नंबरों का फ़र्क होता है। तो जो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा वो होगा आपका इंटरव्यू। इट मीन्स कि इंटरव्यू को सीरियस वे में और सिस्टमेटिक वे में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने पास किया है उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। सो अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू के हवाले से हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स हमें नज़र आते हैं पीएमएस के इंटरव्यू के हवाले से। एक तो आपका साइकोलॉजिकल पार्ट है, साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। दूसरा है आपका मेन इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू। अब ये दोनों कंपोनेंट्स बहुत अहम हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होती है कि साइकोलॉजिकल की कोई ख़ास वेटेज नहीं होती, लिहाजा वो इसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट नहीं करते और मेन इंटरव्यू को ही फोकस करते हैं। दोनों चीज़ें अहम हैं, क्योंकि जब आप मेन इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो आपकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल वहाँ पे मौजूद होती है, और खुदा ना खास्ता अगर वो कोई नेगेटिव हिंट दे रही है या ये चीज़ बता रही है कि दिस कैंडिडेट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस पोस्ट, तो उसका लामहला तौर पर मेन इंटरव्यू में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इट मीन्स कि आपने कोई भी एरिया को लूज़ नहीं छोड़ना, साइकोलॉजिकल की भी तैयारी करनी है और मेन इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल की। साइकोलॉजिकल वाले पार्ट को अगर हम देखें तो ये ब्रॉडली बेसिस पे साइकोलॉजिकल का जो पार्ट है ये ब्रॉडली दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। एक तो है आपका रिटन पार्ट और एक है आपका ओरल पार्ट। एक रिटन पार्ट है और एक ओरल पार्ट है। दोनों कंपोनेंट्स बहुत अहम हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं रिटन पार्ट को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओरल पार्ट को। रिटन पार्ट एक और दिन होगा, ओरल पार्ट एक और दिन होगा। यूजुअली रिटन पार्ट के 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, या समटाइम्स ये गैप ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, 10-15 दिन बाद ओरल पार्ट स्टार्ट होता है। सो सबसे पहला पार्ट जो आपका होगा वो होगा रिटन पार्ट। तो रिटन पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी है और किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है। अगर हम साइकोलॉजिकल के रिटन पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो रिटन पार्ट में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन रिटन पार्ट के अंदर आपको एक परफॉर्मा दिया जाएगा, एक परफॉर्मा दिया जाएगा जिसको आपने 30 मिनट्स में पूरा करना होगा। यू विल हैव टू कंप्लीट दिस परफॉर्मा इन 30 मिनट्स। इस परफॉर्मे में आपकी तमाम पर्सनल बेसिक डिटेल आपने पुटअप करनी होगी। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी तमाम डिग्रीज़ की क्वालिफ़िकेशंस, कहाँ से की, किस ईयर में की, कितनी परसेंटेज बनी, ये तमाम आपने पहले कैलकुलेट करके जाना, क्योंकि वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होता कि वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैंने उस साल में डिग्री की थी, इस साल में डिग्री की थी। आपकी तमाम जो डिग्रीज़ हैं बेसिक, किस किस ईयर्स में की, किस किस इदारे से की, क्या क्या परसेंटेज बनी, लास्ट डिग्री कौन सी थी, ये तमाम आपने वहाँ पे फिल करने हैं। आपसे सवाल, आप वहाँ पे आपकी हॉबीज़ भी पूछी जाएंगी, वहाँ पे आपने अपनी हॉबीज़ बतानी है। और एक और इसके अंदर सेक्शन होता है कि जिसमें आपकी जो तमाम फैमिली है उसकी डिटेल ली जाती है कि उसमें आपके सिबलिंग्स कितने हैं,
कौन सा सिबलिंग क्या कर रहा है, बड़ा भाई है उसकी क्या जॉब है, उसका क्या करंट स्टेटस है, उसकी क्या एज है, छोटा भाई है उसकी क्या एज है, उसका क्या करंट स्टेटस है, अगर वो पढ़ रहा है तो कहाँ पे पढ़ रहा है, अगर वो जॉब कर रहा है तो किस किस्म की जॉब कर रहा है, अगर कोई सिस्टर है तो वो कितने साल की है, उसका क्या करंट स्टेटस है, और आपका कोई पहले कोई फैमिली मेम्बर जो सिविल सर्विसेज का पार्ट हो, पीएमएस का पार्ट हो, जुडिशरी का पार्ट हो, या किसी किस्म का कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या आपने पहले कोई गवर्नमेंट जॉब की है, अगर की है तो उसकी क्या नोयत थी और कितने साल की है, या आपने खुद पहले सीएसएस की या पीएमएस की प्रिपरेशन की है और अगर की है तो क्या उसका रिज़ल्ट था और उसके कितनी अटैम्प्ट्स आपने दी हैं। सारी प्रोफाइल एक परफॉर्मा होगा 2-3 पेजेस का, जिसमें ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताई है यही पूछी जाएगी आपसे। सो आपने तमाम पर्सनल प्रोफाइल आपने अपनी क्लियर करके जानी है, वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होता। 30 मिनट्स में आपने अपने बेसिक परफॉर्मे को सबसे पहले फिल करना है। बेसिक परफॉर्मे के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे। वो सेंटेंसेस होंगे टोटल 50 सेंटेंसेस होंगे, जिनको आपने 30 मिनट्स में आपने इन 50 सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होगा। ये सेंटेंसेस कैसे होंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बड़ा अहम पार्ट है कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम सेंटेंसेस की बात करें, सेंटेंस कंप्लीशन होगा जिसमें 50 सेंटेंसेस होंगे और 30 मिनट्स में आपने उनको पूरा करना है। सेंटेंसेस कुछ इस नोयत के होंगे, ठीक है, लाइक लेट अस डिसाइड, आगे ब्लैंक होगी, लाइक यंग पर्सन शुड डैश, आगे आपने फिल करना है, पाकिस्तान इज डैश, आगे आपने खुद फिल करना है, ही ऑलवेज डैश, आपने आगे खुद फिल करना है। सो इस तरह के आपके 50 सेंटेंसेस होंगे जिस पे आपने 30 मिनट्स में पूरे करने हैं और ये पार्ट आपने खुद फिल करना है। और जब भी आप सेंटेंस कंप्लीशन कर रहे हो तो कोशिश करें कि यहाँ पे आप जो भी लिखें वो पॉजिटिव हो, कोई नेगेटिव थॉट यहाँ पे ना दें। और पूरे साइकोलॉजिकल में आपने कहीं भी अपनी नेगेटिव पर्सनैलिटी शो नहीं करनी, कहीं भी अपने आप को इंट्रोवर्ट नहीं शो करना, अपने आप को सोशल शो करना है, अपने आप को लाइकेबल पर्सन शो करना है, अपने आप को फैमिली ओरिएंटेड शो करना है, अपने आप की कुछ हॉबीज़ भी आपने बतानी है, और आपने अपने आप को एक सूटेबल और रीज़नेबल पर्सन के तौर पे वहाँ पे पोर्ट्रे करना है। आपने कोई अपना हार्ड लाइनर इमेज नहीं देना, आपने अपना कोई अल्टर रिलीजियस इमेज नहीं देना। जो भी रिस्पॉन्स हो, जो भी आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखने हैं 50 सेंटेंसेस के 30 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, वो तमाम रिस्पॉन्स पॉजिटिव होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट अस डिसाइड अबाउट फ्यूचर, यंग पर्सन शुड बी हार्ड वर्किंग, पाकिस्तान इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, he always speaks truth। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपने लिखने हैं और इस तरह नहीं करना कि आपने कोई लंबे चौड़े सेंटेंसेस लिख देने, क्योंकि अगर आप लंबे चौड़े रिस्पॉन्स लिखेंगे तो 50 सेंटेंसेस को 30 मिनट्स में कंप्लीट हरगिज़ नहीं कर सकते। और अगर आप कुछ सेंटेंसेस छोड़ के आते हैं, सपोज़ कर लें कि 50 सेंटेंसेस थे, आपने आखिर में 2-3 छोड़ दिए, टाइम की कमी की वजह से आपसे नहीं पूरे हो सके, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। लेकिन अगर आपने सेंटेंसेस पे जंप किया, फॉर एग्जांपल आप सेंटेंसेस को सॉल्व कर रहे हैं, आपने ये वाला किया, ये वाला किया, इसको छोड़ दिया, फिर ये वाला किया, ये वाला, उसके बाद वाला, यानी कि बीच में अगर आपने कोई सेंटेंसेस छोड़ दिए, उनका बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। आप आखिर में 1-2-3 छूट जाएं, दैट इज़ ओके, कोशिश करेंगे वो भी ना छूटे। लेकिन मिडल में अगर आप छोड़ते हुए जा रहे हैं, यार इसको बाद में सोचूंगा, बाद में टाइम नहीं बचता, तो वो ब्लैंक रह जाती है, उसमें से सर्टेनली सवाल होता है और वहाँ पे वो ट्रैप करने की भी कोशिश करते हैं। एक ये बात। दूसरी बात आपने जहन में रखनी है कि आपने रिस्पॉन्स कंसिस्टेंसी रखनी है कि सपोज़ ये सेंटेंस आया है, आपने अपना एक इसका रिस्पॉन्स दिया, 7-8-9 सेंटेंसेस बाद यही चीज़ दोबारा रीफ्रेज होके पूछी होगी,
ऊपर वाला जो आपने रिस्पॉन्स दिया था वही रिस्पॉन्स आपने नीचे लिखना है, कि रिस्पॉन्स के अंदर बहुत डेविएशन नहीं होनी चाहिए। कि सपोज कि सेंटेंस नंबर 3 पे आपने एक रिस्पॉन्स लिखा, 15 सेंटेंसेस बाद वही सेंटेंस नंबर 3 दोबारा रीफ्रेज होके आया होगा। जो उस वक्त आपने रिस्पॉन्स लिखा था वही रिस्पॉन्स आपने दोबारा कोशिश करेंगे लिखें। अगर वो डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा तो वो एक इट कैन क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। सो ये और इनका मकसद ये होता है कि आपके रिस्पॉन्स कंसिस्टेंसी चेक की जाए। सपोज मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि यंग पर्सन शुड बी हार्ड वर्किंग, 15 सेंटेंसेस बाद फिर यही सेंटेंस आ जाता है द यंग जनरेशन इज़। तो यहाँ पे मैं उसका कोई रिस्पॉन्स और लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, या कोई ऐसा रिस्पॉन्स लिख देता हूँ जो पहले से बहुत उलट था। तो ये चीज़ आपने कोशिश करनी है कि ना करें, जो सिमिलर किस्म का रिस्पॉन्स दें तमाम सेंटेंसेस में। और इनकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस के बाद किए बगैर चले जाएंगे तो ये 50 सेंटेंसेस 30 मिनट्स में नहीं हो सकते। और ये बुक जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ये बुक है डोगर्स वालों की, ये बुक आप परचेज़ कर लें, ठीक है। तो जो मैं इंटरव्यू की एक सेशन स्टार्ट करने लगा हूँ अभी सून, तो मैं इस बुक से और एक दूसरी बुक है वहाँ से मैं चीज़ें कवर कराऊँगा। तो यहाँ पे देखें आपको इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे सेंटेंस कंप्लीशन के। मैंने अपने PMS इंटरव्यू में इनको प्रैक्टिस किया था, ठीक है। तो तमाम मैंने एक्सरसाइजेस की थी और मेरा बेहतरीन हो गया था साइकोलॉजिकल। सो ये तमाम आपने प्रैक्टिस करके जानी है 30 मिनट्स के अंदर 50 सेंटेंसेस। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यूजुअली पहले 2 क्वेश्चंस के बाद आपको ब्रेक मिलेगी परफॉर्मे के बाद, और पहले इस क्वेश्चन के बाद आपको एक ब्रेक मिलेगी 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की। तो ऐसा नहीं होगा कि लगातार आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपको बीच में ब्रेक भी मिलती रहेगी 5-10 मिनट की, आप बाहर जाएं, ज़रा घूम के आएँ, फिर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने कई स्टेटमेंट्स होंगे और उन स्टेटमेंट्स के नीचे ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रांगली एग्री, ऑप्शन नंबर 2 एग्री, ऑप्शन नंबर 3 डिसएग्री, और ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रांगली डिसएग्री। आपने ये जो कंसर्न्ड इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में होगा ये कि आपको 50 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, 50 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, और उन 50 स्टेटमेंट्स को भी आपने 30 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। वो स्टेटमेंट्स किस तरह की होंगी? सपोज कि अगर हम देखें तो आई हेल्प पीपल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्री। आई टेल लाइज, डिसएग्री। पाकिस्तान इज़ इम्प्रूविंग, एग्री। वन शुड बी हार्ड वर्किंग, एग्री। वन शुड नॉट टेल द लाइज, एग्री। माई हॉबीज़ आर वेरी प्रोडक्टिव, स्ट्रांगली एग्री। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, स्ट्रांगली एग्री। आई वेस्ट माई टाइम, स्ट्रांगली डिसएग्री। सो कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जिससे आपने अपना रिस्पॉन्स देना है कि मैं इसे एग्री करता हूँ, मैं इसे स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, एग्री करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। आई नेवर टेल लाइज, एग्री। और इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने इस तरह नहीं करना कि आप इस रिस्पॉन्स को और इस रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा दे रहे हों। अगर आपके 50 में ये रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं स्ट्रांगली एग्री के और स्ट्रांगली डिसएग्री के, आप एक स्टबन पर्सन के तौर पे लिए जाते हैं, एक एडमेंट पर्सन के तौर पे लिए जाते हैं। और ये जितने भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होंगे इसमें से नॉलेज बेस्ड कोई भी नहीं होगा, तमाम आपके पर्सनल रिस्पॉन्स पे कंसिस्टेंट होंगे और आपने खुद इसके आंसर देने हैं अपनी थिंकिंग की बेस पे। और दिस इज़ डन टू नो योर पर्सनैलिटी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। तो आपके ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज अगर स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री में जा रहे हैं तो आप एक स्टबन पर्सन इस्तेमाल के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज आपके इन 2 में जा रहे हो कि आई डोंट टेल लाइज, एग्री। अगर आप कहेंगे कि आई डोंट टेल लाइज, स्ट्रांगली एग्री, तो ये एक डाउट में कि भी ऐसा तो मतलब है कि कोई नहीं, जो ज़िंदगी में किसी ने झूठ ही ना बोला।
तो स्ट्रांगली एग्री कुछ नेगेटिव एक इमेज देगा, आपने कहना है एग्री। जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं लाइक पाकिस्तान शुड प्रोग्रेस, यहाँ पे आप कहें स्ट्रांगली एग्री। लाइक एथनिक क्राइम्स, एथनिसिटी इज़ अ गुड एंटिटी, यहाँ पे आप लिखें स्ट्रांगली डिसएग्री। जो कि जिनसे बंदा स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री हो सकता है, ये नहीं कि आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, स्ट्रांगली एग्री, आई हेल्प पीपल, स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, मतलब है कि एग्री मुनासिब है। तो इन दो ऑप्शंस में आपने यहाँ पे ज़्यादा प्ले करना है। 50 में से आपके 3-4 हों जो स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री में जा रहे हो, ज़्यादातर आपके एग्री और डिसएग्री में जा रहे हो। क्योंकि अगर ये दो रिस्पॉन्स आप ज़्यादा देते हैं तो आप एक एडमेंट पर्सन और एक बहुत ही सख्त पर्सन कंसिडर होते हैं कि जो एक ओपिनियनेटेड किस्म का बंदा और तब्दील नहीं करता खुद को। तो ये 50 स्टेटमेंट्स होंगी जिसको आपने 30 सेंटेंसेस 30 मिनट्स में करना है, और इसको भी आपने स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री के कॉन्टेक्स्ट में रखना है। इस पर सारी बात हो गई है और इसकी भी प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस के बगैर जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत एक आपके लिए डिफ़िकल्ट साबित हो सकती है। अच्छा, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे। वही सेंटेंस कंप्लीशन जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई थी, वही आपको दोबारा दी जाएगी, और उसी तरह से 50 सेंटेंसेस होंगे जिनको आपने 30 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। और इनमें से बहुत सारे सेंटेंसेस वही सेंटेंसेस होंगे जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पहले सेंटेंस कंप्लीशन में दिए गए थे, और वही क्वेश्चंस रीफ्रेज होकर बार बार आपके सामने आ रहे होंगे। तो आपने जहन में रखना है कि जो रिस्पांस पहले क्वेश्चंस का दिया था ऑलमोस्ट वही रिस्पांस इन क्वेश्चंस का हो, ताकि रिस्पांस कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। लाजमी नहीं कि सारे वही होंगे, कई सारे डिफरेंट भी होंगे, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे लाजमी तौर पे जो पहले सेंटेंसेस की रीफ्रेज्ड वर्जन होगा, रीफ्रेज्ड फॉर्म होगा। तो उन पे आपने अपने रिस्पांस को सेम रखना है जिस तरह आपने पहले सेंटेंसेस पे रखा था। तो अगेन ये सेंटेंसेस होंगे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, उनको आपने कंप्लीट करना होगा, और ये 30 मिनट्स में आपने करने हैं। इसके बाद, क्योंकि आप इस पे बात कर चुके हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है कि ये क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 ईजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग 3 स्टोरीज आपको दी जाएंगी, 3 स्टोरीज। हर स्टोरी को आपने 15 मिनट्स में करना होगा। 3 स्टोरीज, हर स्टोरी को आपने 15 मिनट्स में करना होगा। होगा क्या, आपको एक कार्ड दिखाया जाएगा। सपोज के यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई एक पिक्चर दिखाई जाएगी और उसके ऊपर आपने एक स्टोरी लिखनी होगी। सपोज कि ये पिक्चर है, अब ये पिक्चर है, इस तरह की आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और आपको कहा जाएगा 2 मिनट आप इसको देखें और बाकी 13 मिनट्स में इसके ऊपर स्टोरी लिखें। इसी तरह फिर आपको एक कार्ड दिखाया जाएगा। सपोज ये वाला कार्ड आपको दिखाया जाता है, इसको देखें और इसके ऊपर स्टोरी लिखें। इसी तरह आपको कोई एक और कार्ड दिखाया जा सकता है। सपोज ये वाला कार्ड हो सकता है, इसको देखें और इसके ऊपर स्टोरी लिखें। सो इस तरह डिफरेंट आपको कार्ड्स दिखाए जाएंगे। सपोज ये देखें, यहाँ पे ये स्टोरीज़ हैं और ये तीनों स्टोरीज़ आपको इकट्ठे दे दी जाएंगी और आपने इनको खुद मैनेज करना है। ये नहीं होगा कि पहले आपको एक स्टोरी दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, फिर दूसरी आपको शीट्स मिलेंगी, आंसर शीट्स मिलेंगी। तीनों स्टोरीज़ आपको, तीनों बड़े बड़े कार्ड्स होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे और आपने खुद टाइम मैनेज करना है कि हर स्टोरी को 15 मिनट्स में करना है। सपोज ये आपने पहला कार्ड देखा, इसके ऊपर आपने स्टोरी खुद जनरेट करनी है और उसको 15 मिनट्स में करना है। इस तरह दूसरी स्टोरी को देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके ऊपर जो है वो स्टोरी लिखनी है। अब जो स्टोरी राइटिंग है ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। अब इसमें हमने कुछ चंद बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो स्टोरी को हमेशा, जो भी कार्ड आप देखें, जो भी आपको समझ आए,
उस स्टोरी को हमेशा पॉजिटिव एंड पे कंक्लूड करना है। सबसे पहली बात, स्टोरी को हमेशा पॉजिटिव एंड पे कंक्लूड करना है। प्रॉपर इसका स्टार्ट लेना है, इसके कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश करने हैं, उसके बाद इसको आहिस्ता से क्लाइमेक्स पे लेके जाना है, फिर इसको ग्रेजुअली एंड की तरफ लेके आना है और इसके ऊपर आपने पॉजिटिव एंडिंग करनी है। सपोज़ कि मैं आपको एक स्टोरी दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे मौजूद है कि ये स्टोरी है दिस वन। अब ये कार्ड आपको नज़र आया जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक बंदा है जो कि चढ़ा हुआ है एक रस्सी के ऊपर और कोई करतब करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको आपने कैसे करना है, देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। असलम इज़ अ यंग एंड एनर्जेटिक मैन। तो आपने एक फ़र्ज़ी नाम बता दिया, एक फ़र्ज़ी कैरेक्टर बता दिया, असलम। ही ऑलवेज प्रेफर्स टू हेल्प अदर्स। In fact, he came to know that someone has been caught in problem on the other side of the wall, and there is no way to access on the opposite side. He has decided to climb with the help of a rope. After this, he crossed the wall and helped the one who was in the problem. So ये स्टोरी लिखी हुई है, इस तरह की आपने एक स्टोरी बनानी है। तो क्या स्टोरी इसमें बनी हुई है कि ये जो शख्स ऊपर रस्सी पे लटका हुआ है ये असलम है। असलम एक बहुत एनर्जेटिक और एक एथलेटिक किस्म का बंदा है। असलम जा रहा था, उसने देखा कि साथ वाले घर में आग लगी हुई है और उनको बचाने वाला कोई नहीं है, तो जल्दी से उसने रस्सी पकड़ी, रस्सी के ऊपर चढ़ गया और दूसरी साइड पे जाके उन बंदों को बचा के नीचे आ गया और इस तरह असलम ने उनकी जान बचा ली। सो आपने देखिए कि स्टोरी के अंदर पॉजिटिव टर्न लेके आना है कि स्टोरी ये शो करे कि आप एक एम्बिशियस बंदे हैं, आप एक पॉजिटिव बंदे हैं, आप एक हेल्पिंग नेचर के बंदे हैं, आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग किस्म की टेक्निक्स आपके पास मौजूद है कि उसे उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था तो उसने रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ गया। और पूरे साइकोलॉजिकल में आपने अपनी पर्सनैलिटी को एक रीज़नेबल पर्सनैलिटी शो करना है कि दैट यू आर सूटेबल फॉर दिस पोस्ट, कि आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, आप नेशनलिस्ट नहीं हैं, आप एथनिक नहीं हैं, आप एक मॉडरेट, रीज़नेबल, रिस्पॉन्सिबल, सोशल, वेल एजुकेटेड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। ये आपने अपने आप को पोर्ट्रे करना है और अपने आप को इंट्रोवर्ट पोर्ट्रे नहीं करना और टू मच एक्सट्रोवर्ट पोर्ट्रे भी नहीं करना, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी शो करनी है। अगर वो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि डू यू विज़िट योर होम, तो आपने बताना है यस। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो मैं हर 2-3 महीने बाद अपनी फैमिली को विज़िट करता हूँ। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपके फ्रेंड्स हैं, यस आपने कहना है कि आई हैव फ्रेंड्स, आई लाइक माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू बी विद माई फ्रेंड्स एंड माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू बी विद मी। तो आपने ख़ुद को एक ग्रीगेरियस सोशल पर्सन शो करना है, अलग थलग नहीं बन शो करना। ये मैं पॉइंट इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि तैयारी के दौरान ख़ुद हम सारे जो है ना वो एक ऐसे फेज़ में चले जाते हैं, डी सोशलाइजेशन वाले फेज़ में। तो वहाँ पे आपने अपने आप को एक अच्छा रीज़नेबल सोशल बंदे के तौर पे पोर्ट्रे करना है। और जिस तरह मैंने स्टोरी डिस्कस की, इस तरह हर स्टोरी को आप एक पॉजिटिव टर्न पे लेके जाएंगे और उसका एंड हमेशा पॉजिटिव करेंगे। कोई भी स्टोरी हो आप उसको फ़र्जी कैरेक्टर देंगे, उसका प्रॉपर स्टार्ट करेंगे और ये शो करेंगे कि इसमें एक अच्छा नोबल कॉज किया जा रहा है और उसको आप अच्छा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्टोरी राइटिंग की बजाय आपको एक लाइन दे दी जाती है कि उसके ऊपर खुद स्टोरी लिखें। समटाइम्स ऐसा होता है कि सपोज़ आपको एक पेज मिलेगा जिसके ऊपर एक सेंटेंस होगा, आई वॉज वॉकिंग, आई सॉ अ बैग फुल ऑफ गोल्ड ऑन द वे ... हाँ जी, इसके ऊपर स्टोरी लिखें। यहाँ से वो आपका माइंड चेक करेंगे। आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था, आई सॉ अ बैग फुल ऑफ गोल्ड ऑन द वे, कि मुझे रास्ते पे एक बैग मिला जो कि सोने से भरा हुआ था। अब आगे, अब यहाँ पे आपने इसी तरह जिस तरह स्टोरी में पॉजिटिव रहना है, यहाँ पे भी आपने पॉजिटिव रहना है कि मैं चल रहा था तो मुझे गोल्ड मिला रास्ते पे, मैंने उस गोल्ड के जो है वो बैग को उठाया, मैंने इधर उधर देखा कोई नहीं था, तो फिर मुझे मुनासिब लगा कि मैं इसको इसके राइट ओनर के पास लेके जाऊं ताकि जो भी इसका ओनर है
तो उसको ये मिल जाए। तो इसलिए मैं सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे मैंने रपट लिखाई कि यहाँ पे मुझे एक बैग ऑफ गोल्ड मिला। उन्होंने छानबीन की तो उन्होंने एक राइट पर्सन, इसका ओनर फाइंड आउट किया, और थोड़े देर बाद, आधे घंटे बाद, उन्होंने उस ओनर को वहाँ पे बुलाया। उस ओनर ने इस गोल्ड को हासिल किया, मेरा शुक्रिया अदा किया, और इस तरह मैंने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का एक फ़र्ज़ सर अंजाम दिया। तो ये आपने शो करना है। आपने एक बैग गोल्ड लेके भाग नहीं पड़ना घर कि बस मुझे सोना मिल गया। आपने उसको, जिस बेचारे का गिरा था बैग, उसको देख के आना है, ठीक है। फ़र्ज़ी कहानी है ना, तो आपने अपने आप को एक पॉजिटिव एलिमेंट के तौर पे शो करना है, ऑब्वियसली, ठीक है। दिस इज़ अ बिग गेम, तो आपने अपने इंटरव्यू को क्रैक करना है। सो ये सारी चीज़ें हमने करनी है। अच्छा, तो ये था सारा रिटन का पार्ट। 3 घंटे की आपकी एक्सरसाइज होगी, जिसमें आपको ब्रेक्स भी मिलती रहेंगी। थोड़ा सा अगर हम समराइज़ करें, सबसे पहला सवाल आपका परफॉर्मा का, जिसमें तमाम बेसिक डिटेल्स आपने अपनी अच्छी तरह से, आपकी नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, आपके सिबलिंग्स का नाम, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, डिग्रीज़, परसेंटेज, किस ईयर में किस जगह से की, करंटली आपकी सिबलिंग्स की क्या एजेस हैं, कितने सिबलिंग्स हैं, कौन सिबलिंग क्या कर रहा है, मदर हाउस वाइफ है, फादर की क्या इनका, हाँ एक परफॉर्मा इनकम का भी होगा, वो मैं आपको बताना भूल गया शुरू में। परफॉर्मे के अंदर इनकम भी होगी, और वहाँ पे आपने एक चीज़ शो करनी है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा रिच क्लास में नहीं शो करना, कि वहाँ पे आपने बिल्कुल टॉप क्लास पे, द मोस्ट एलीट क्लास, वो भी शो नहीं करना, और बिल्कुल लोअर क्लास, वो भी शो नहीं करना। आपने अपने आप को अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास इधर रखना है। लोअर मिडिल क्लास, एलीट मिडिल क्लास, मिडिल एलीट क्लास, बिल्कुल लोअर उधर नहीं जाना, अपर मिडिल क्लास तक आपने रीज़नेबल रखना है। बहुत सारे रीज़न की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने आप को प्लेस करना है परफॉर्मा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीशन की, वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होंगे, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री वाले। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट होगा सेंटेंस कंप्लीशन का, वही 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में। उसके बाद होगी स्टोरी राइटिंग। तो जो 3 स्टोरीज मैंने आपको दिखाई, या उनमें से स्टोरी राइटिंग की बजाय इस तरह का कोई सेंटेंस भी आ सकता है जिसको आपने कंप्लीट करना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिटन पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल। जो दूसरा पार्ट है ओरल, उस पर मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो वो पार्ट भी बड़ा अहम है, तो उस पर भी आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। और मेरी बेस्ट विशेज़ है मेरे तमाम स्टूडेंट्स, जो अभी तक मुझे कुछ 7-8 स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया, जो कि मुझसे ऐसे पढ़ के गए और वो पास हुए हैं, और बाकी तमाम स्टूडेंट्स की भी बेस्ट विशेज़ है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन।